बाहर से भी मेंबर्स होते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि जैसे पहले क्या हुआ करता था सर, टीचिंग का जो एक इंटरव्यू हुआ करता था, इसके अंदर जो कैंडिडेट होता था मतलब 60 मार्क्स के अंदर कहीं अलग से ये डिफाइन नहीं करते थे कि ये टीचिंग के स्किल के मार्क्स हैं या इंटरव्यू मार्क्स हैं, बट अब मेंशन कर दिया कि 30 नंबर जो होंगे उनका टीचिंग स्किल चेक होगा। जी। तो सर एक जो पैनल बैठता है वहाँ पे सर, वो कैसे जज करता है टीचिंग स्किल्स टीचर के? देखिए मुख्य चीज़ है तो जैसे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है वहीं से उसके आने से ही शुरू हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज है, चलना है, बैठना है, उठना है, यहीं से स्टार्ट होता है। और जो विशेष जो ध्यान रखा जाता है उसके कम्युनिकेशन स्किल पे, कैसे वो शिक्षक बोलता है, बच्चों तक पहुंचता है, बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं है, उसकी आवाज़ ऑडिबल है, मतलब सुनने योग्य है कि नहीं है, उतार चढ़ाव है कि नहीं है। तो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको डिफरेंट स्किल्स के माध्यम से कैसे बच्चों तक पहुंचाता है, इस चीज़ की परख की जाती है इंटरव्यू बोर्ड में। और तमाम तरीके हैं उसमें, जैसे आप प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं, कोई चीज़ शुरू करते हैं, कहानियाँ कह के पढ़ाते हैं, या उसको गेम खेल करके, या जैसे प्ले वे अभी हमने कहा उसी मेथड से पढ़ाते हैं, या बच्चों से क्वेश्चन करके कोई चीज़ निकलवाते हैं, बच्चों के पास जो जानकारी है। तो डिफरेंट तरीके जो उसके अपनाए गए हैं, जो शिक्षण पद्धति में है, उसको अप्लाई करके शिक्षक कैसे उस जो कंटेंट है उसको बच्चों तक पहुंचाता है। तो इसी चीज़ की परख करने के लिए इंटरव्यू की जाती है। और इसी के लिए जो ब्लैक बोर्ड पे टेस्टिंग करते हैं इसी के अंदर पढ़ा जाता है, जो किसी के साथ पढ़ा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर ये रहेगा कि एक बताया जाता है कि बहुत से इंटरव्यूज के साथ या तो उनसे कोई गाना गाने के लिए बोला जाता है या उनसे कोई पोएम गाने के लिए बोला जाता है। तो सर इस कंटेक्स्ट में आप मुझे बताते हैं कि अगर मैं इसी चीज को इन कंटेक्स्ट लूं कि गाना और पोएम को, तो ये एक पीआरटी जो टीचर्स हैं उनके इंटरव्यू में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा। देखिए जो ये है बच्चों के लिए, जनरली बच्चे जो है गाना सुनना या खेल खेलना, ये सब चीज़ बच्चों को प्यारा होता है, बहुत पसंद होता है। तो जो पसंद की चीज़ होती है उसके माध्यम से अगर शिक्षा दी जाए तो बहुत अच्छी तरह तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। खेल खेल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसको भी बड़े बच्चे चाव से जो है तो ग्रहण करते हैं। और जो टोन है, जैसे कविता का है, रेसिटेशन करते हैं, तो उसमें जो उतार है, चढ़ाव है, कैसे उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे रखी जाती है, इस सब का जब ध्यान करके और शिक्षक जो है बच्चों तक पहुंचाता है तो बच्चे बड़े आसानी से, खासतौर से प्राइमरी सेक्शन के बच्चे एकदम तन्मयता से उसको सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। ये बहुत लाभप्रद शिक्षा है प्ले वे मेथड से पढ़ाने की। तो इसी वजह से इंटरव्यू के अंदर जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको गाने गाएं। जी हाँ, जी हाँ, जी। अगर उनको खुद को आएगा तभी तो बच्चों को सिखा पाएंगे। तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट ये रहता है जब आप इंटरव्यू में अगर जा रहे हैं और आपने कोई पोएम वगैरह याद की है तो उस पोएम के एक्शंस जो है एक्शन ध्यान दीजिए। जी जी जी। ताकि हो सकता है एक बच्चा आपकी लैंग्वेज को ना समझ रहा हो बट आपके एक्शन से समझ रहा हो। जैसे मान लीजिए कहीं डिफरेंट एरिया के बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छा इंग्लिश भी नहीं जानते, हिंदी भी नहीं जानते और कोई लोकल लैंग्वेज में ज्यादा अच्छा जानते हैं, तो जब आप एक्शन के साथ कोई चीज उनको समझाएंगे तो भाषा के माध्यम से नहीं लेकिन एक्शन के माध्यम से वो बच्चे उस सब्जेक्ट को समझ जाएंगे। सर यही पार्ट अगर मैं रखूं टीजीटी और पीजीटी के लिए, जी जी, तो उसमें भी लैंग्वेजेस होती हैं, तो वहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट रहेगा सर उनका पोएम या कोई सॉन्ग का? देखिए लैंग्वेज जो है तो हमेशा अपनी ज़्यादा जो है तो इम्पोर्टेंस रखता है, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, बाइलिंगुअल में होना ही चाहिए। और दूसरी चीज़ कि उसमें जो पोएम है या कोई लिटरेचर है तो उसको उसी रूप में पढ़ना चाहिए, उसी रूप में गाना चाहिए पोएम को लयबद्ध तरीके से, तभी वो बच्चे जो है उसको ग्रहण करेंगे और तभी अच्छा लगेगा। जो अच्छा लगेगा वो समझ में आएगा। तो बेसिकली ये कि जो पीजीटी या टीजीटी हिंदी के लिए या इंग्लिश के लिए जा रहे हैं वो एटलीस्ट पोएम तो अपना रखें। पोएम बढ़िया तैयार होना चाहिए, ग्रामर भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो इस तरह से। और जो हायर एजुकेशन के लिए है पीजीटी है, उसमें तो सब्जेक्ट का नॉलेज बहुत ही बढ़िया होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ आप स्ट्रेंथ के साथ उसको वहाँ डिलीवरेट कीजिए, लेकिन उसमें भी आपको जो माध्यम है क्वेश्चन एयर मेथड से और भी इंडक्शन मेथड से जो वहाँ पे लेसन को दिया जाता है तो ज़्यादा ग्राह्य होता है, बच्चों को समझ में आता है। ओके सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि सर इंटरव्यू के दौरान जो कैंडिडेट है उसकी आई कांटेक्ट पैनल के साथ या उसका अटकना या एक ही चीज़ को बार बार दोहराना क्या मैसेज देता है सर पैनल को? देखिए जैसे इंटरव्यू बोर्ड की तरफ आप मुखातिब होते हैं तो उनकी तरफ देखते रहिए, उसमें से कोई एक मेंबर जो प्रश्न आपकी तरफ पूछ रहा है उसकी तरफ देखिए, या आपका आई टू आई कांटेक्ट बना रहना चाहिए। कभी भी आप अपने मुंह को घुमाइए मत, छिपाइए मत, अवॉइड मत करिए इंटरव्यू बोर्ड से। और दूसरी चीज कि इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स भी आपको जानना चाहते हैं कि आप जो है जो हमारे प्रश्न है उनको आप ठीक से बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर कर रहे हैं। तो और कोई चीज नहीं समझ में आती है या नहीं आ रहा है तो आप स्पष्ट रूप से बता दें कि हमें पूरी इसकी जानकारी नहीं है। उसमें हिचकने की जरूरत नहीं है, या कोई चीज गलत कोई चीज जानते हैं उस पर दृढ़ रहने की जरूरत नहीं, ये सही है। और जो चीज जानते हैं उसको बहुत ही कॉन्फिडेंटली स्ट्रेंथ के साथ उनको बताइए तो आपको फायदा करेगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जब कोई कैंडिडेट आता है तो उसको चेक करने के आपके पैरामीटर्स क्या होते हैं सर किसी कैंडिडेट को? और सर दूसरी चीज कि जो पैनल चाहता है कि हम इसके अंदर से ये नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आप लोग कैसे करते हैं सर? जी जी, हमारे इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स जो होते हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड 1 या 2 मेंबर होते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स कहते हैं। फिर उसमें एक साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, एक जनरल नॉलेज हिस्ट्री ज्योग्राफी इसकी जानकारी, या एक खेल कूद, मतलब जो विभिन्न मेंबर्स होते हैं, डिफरेंट मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट गुण के होते हैं। और वो चाहते हैं कि कैंडिडेट में कौन कौन से गुण हैं जिनका उपयोग वो अपने टीचिंग के दौरान या बच्चों को पढ़ाने के दौरान करेगा। तो मेंबर्स की यही कोशिश होती है कि वो अधिक से अधिक गुण जो है कैंडिडेट्स के अंदर से उसकी जानकारी प्राप्त करें और फिर वैसे ही उनको सेलेक्ट करें।
सबसे मेन चीज़ है कि कैंडिडेट्स को आज के ज़माने में ऑलराउंडर होना चाहिए। सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ उसको जनरल इंग्लिश का ज्ञान, जनरल नॉलेज का ज्ञान, रीजनिंग और हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा पता नहीं किस क्षेत्र से आ रहा है, उसके मन में क्या भावनाएं हैं। और आज के बच्चे बड़े जिज्ञासु होते, विभिन्न तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो अगर टीचर को जानकारी है सभी क्षेत्र में तो बच्चों को अधिक से अधिक संतुष्ट करेगा और उनका टीचर शिक्षण कार्य जो है वो सफल होगा। सर इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि जैसे कोई कैंडिडेट आया तो उस आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो आंसर दे रहा है, सर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है बोर्ड के ऊपर कि जब उसका करंट या जीएस का क्वेश्चन गलत होगा या फिर उसके सब्जेक्ट का क्वेश्चन गलत होगा, तो वो क्या मैसेज देगा बोर्ड को? देखिए, कैंडिडेट को बिल्कुल ये मान लेना चाहिए और सबसे बड़ी चीज की विश्वास रखना चाहिए अपने ऊपर, और बिल्कुल जिसको कहते हैं नर्वसनेस बिल्कुल नहीं हो, घबराए नहीं। कोई जीएस या कोई भी विषय का, सब्जेक्ट का जो प्रश्न है, कोई जरूरी नहीं कि सभी प्रश्न कैंडिडेट को आता हो। एक प्रश्न अगर गलत हो गया तो कोई ऐसी बात नहीं है, वह तुरंत ही अपने मानसिकता को बदले और दूसरे प्रश्न के लिए और स्ट्रेंथ के साथ तैयार हो और वो बढ़िया जवाब दे और ये मान ले अपने मन में कि हमसे जो प्रश्न एक नहीं आया वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है और कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि हर प्रश्न का जवाब हर के पास नहीं होता, सबके पास नहीं है। लेकिन दूसरा प्रश्न पूछा जाए उसके लिए वो तैयार रहे और मानसिक रूप से दिखाए कि घबराने वाला नहीं है और उसको जानकारी भी है, दूसरे प्रश्न में उसको कवर करता है, फिर आगे और बढ़ता है और दूसरे उत्साह के साथ बढ़ता है। जैसे आपको बताएं, कभी कभी दो टीमें खेलती हैं, फुटबॉल या हॉकी की जो भी है, एक टीम जो है बहुत आगे ज्यादा लीड बढ़ा ली होती है, 2-0 से आगे है, उसका उत्साह बड़ा है, लेकिन आने वाले समय में ऐसा कुछ होता है दूसरी टीम में इतना ज्यादा उत्साह आ जाता है, सेल्फ स्ट्रेंथ आ जाती है कि दूसरी वाली टीम वो आगे हो जाती है और पीछे वाली जो आगे थी वो पीछे हो जाती है। तो इसलिए एक प्रश्न के गड़बड़ होने से कोई मतलब बुरा नहीं होता है, आप अगले प्रश्न में तैयार हुई और उसे अच्छा कीजिए। देखिए, एक्चुअली इस इंटरव्यू का जो मेन रीजन था ना करने का, वो इन्हीं सब चीजों को बाहर निकालना था कि कुछ लोगों के मन में ये होता है कि मैं इंटरव्यू में गया, मेरे से क्वेश्चन गलत हो गया तो शायद से मैं पूरा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सर के साथ ये इंटरव्यू करने का हमारा मेन रीजन ये था कि जो मिथ्स आपके माइंड में चलती हैं कि इंटरव्यू खराब हो गया क्वेश्चन पे या नहीं हुआ, वो इसी वजह से बिल्कुल क्लियर करना चाहते थे। क्योंकि सर बहुत से मैसेज भी आते हैं कि सर गलत हो गया तो क्या करेंगे, इंटरव्यू स्पॉइल हो जाएगा। ये तो और अच्छी बात है, कोई प्रश्न गलत हुआ और उसके बाद अपने स्ट्रेंथ से ऐसे आप खड़े हुए उसे बहुत बढ़िया प्रश्न का उत्तर देने लगे, हाँ, तो आपको किसी बैड सिचुएशन में किस तरह से निकल करके अच्छी सिचुएशन में आने की आदत है, हो सकता है पॉजिटिव है, प्लस पॉइंट बन जाए। जी, इससे डरने की जरूरत नहीं किसी गलत क्वेश्चन के लिए। सर इसी में एक और चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि अच्छा सर, एक वो हमारा क्वेश्चन छूट गया कि सर अगर बाई चांस सब्जेक्ट वाइज जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन है वो गलत होता है तो सर क्या होगा? देखिए, सब्जेक्ट तो इसमें भी वही है कि आपको हर चीज, हर कॉर्नर की जानकारी नहीं है, लेकिन एक गलत हो गया तो कोई उसमें घबराने की बात नहीं है, दूसरे के लिए तैयार रहिए। और अगर कई प्रश्न गलत होते हैं इसका मतलब कि आपको वास्तव में कुछ उसमें अभी कमी रह गई और दूसरे इंटरव्यू के लिए तैयार कीजिए, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि दूसरा प्रश्न उससे बढ़िया हो। मतलब गलती होना बड़ी बात नहीं है, हाँ, गलती के बाद स्वाभाविक है, लेकिन दूसरी बार, अगली बार के लिए आप या दूसरा प्रश्न जब पूछा जाए तो और बढ़िया से तैयार होकर कोलैप्स मत होइए वहां पे उस टाइम कि मेरे से क्वेश्चन गलत, घबराने की जरूरत नहीं। जी, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर भी नहीं दिखाना। नहीं, अगर आप ये सोचते हैं कि इंटरव्यू बोर्ड से हमको ज्यादा अच्छी जानकारी है तो इसको वहां दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जितना प्रश्न पूछा जाए टू द पॉइंट दीजिए और जो बोर्ड के मेंबर्स जिस तरह से आंसर चाहते हैं उस तरह का जवाब देना चाहिए। सर इंटरव्यू के अंदर सर क्या चीज इंपॉर्टेंट रहेगी? मतलब कोई बहुत अच्छी इंग्लिश जानता है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, या कोई इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं जानता वो अपने आंसर हिंदी में दे रहा है, तो ये क्या चीज सर, ये सारी चीजें इंपैक्ट डालती है इंटरव्यू पे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नॉलेज तो, लैंग्वेज की नॉलेज तो अच्छी होनी ही चाहिए, फिर भी अगर आप जरूरत पड़ती है तो मिक्स लैंग्वेज में, जैसे कभी कभी साइंस के वर्ड्स या मैथ्स के वर्ड्स जो है इंग्लिश में होते हैं, आप इंटरव्यू बोर्ड आपसे हिंदी में प्रश्न कर रहा है तो उसको आप हिंदी इंग्लिश मिक्स भी कर सकते हैं, और लेकिन जो जानकारी है उसको स्पष्ट रूप से कहिए। उसमें लैंग्वेज बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं करता है, लेकिन जो जानकारी वो स्पष्ट रूप से हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या मिक्स लैंग्वेज में आप दीजिए। सर जैसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, जैसे इंटरव्यू से पहले आपने मुझे अपना जो एक्सपीरियंस बताया था इंटरव्यू का, प्लीज अगर आप वो बताएं तो सर एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा सबको। देखिए, इंटरव्यू बोर्ड जो है पहले कैंडिडेट को नॉर्मलाइज करता है। कैंडिडेट क्योंकि घबरा करके या घबराहट में जाता है, वहाँ अपीयर होता है, सोचता है कि हमसे बहुत कठिन प्रश्न पूछा जा रहा है या कुछ ऐसी चीज है, तो आपको बताएं कि वो जो बोर्ड है वो बहुत ऐसे साधारण प्रश्न करता है जो आपके परिवार से संबंधित या आपके एजुकेशन से संबंधित या आपके जो जहाँ आप रहते हैं वहाँ से संबंधित होता है, जिससे कि आपको ये समझ में आता है कि हमारे परिवार की तरह से, और आप अपने असली बात बताने को तैयार होते हैं। जैसे मेरे साथ हुआ कि जब मैं कलकत्ता इंटरव्यू में गया अपने पीजीटी के, तो हमसे पूछा गया कि आपका नाम क्या है? मिश्रा। जब मैंने कहा श्रीधर मिश्रा, तो कैंडिडेट जो बोर्ड मेंबर थे, चेयरमैन अपने खुद, उन्होंने कहा कि मिस्टर मिश्रा, इट इज श्रीधर मिश्रा, इसी धौर मिश्रा, बंगला टोन लिए हुए। तो हमने कहा नहीं सर, इट इज श्रीधर मिश्रा, बहुत इजी टोन में। तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव हुआ और बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट गया कि जो भी हमें है वो। और दूसरी चीज थी, उन्होंने पूछा कि आपके जो नंबर हैं वो बीएड में बड़े कम हैं, शैक्षिक योग्यता आपकी बड़ी अच्छी है। तो हमने कहा कि सर ये मैंने जो टीचिंग प्रोफेशन चुना सिर्फ पास होने के लिए चुना, कोई बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट से हमारा वो नहीं था, तो इसीलिए हमारे इसमें नंबर कम है, लेकिन जो हमें सब्जेक्ट में है अधिक रुचि है और पढ़ाने में हमारी रुचि है।
तो जो भी स्पष्ट हो स्पष्ट रूप से बताइए, बोर्ड मेंबर उसे उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखिए, जितना आप अपने आप को वहां पे सिंपल लेके जाने वाले हैं, जैसे सर ने बताया, सर से क्वेश्चन पूछा तो सर ने बड़े सिंपल वे में बता दिया कि नहीं देखो मेरे बीएड में नंबर कम थे और मैंने उसको सिर्फ पास होने के लिए किया। तो सर ने कहीं ना कहीं अपनी एक ट्रूनेस दिखाई है वहां पे, और क्लियरिटी, स्पष्टता जो है उसमें मुख्य काम करती है। और वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज देती है इंडिविजुअल के बारे में। आप में देखिए कमी सब में कुछ ना कुछ होती है, ठीक है, फर्क इतना है कि या तो आप उसको छुपाने में लगेंगे वहां पे, या फिर आप सहजता से उसको बता दीजिएगा हाँ ये चीज ऐसी है, तो वो एक अच्छा मैसेज जाएगा पैनल के पास कि हाँ ये ट्रू मटेरियल हमारी। तो किसी चीज की कमी है तो उसको फिर आप दूर कर सकते हैं, लेकिन अगर छुपाएंगे तो ये आपकी एक गलतफहमी होगी। और इसी वजह से वहां पे साइकोलॉजिस्ट को बिठाया जाता है जो आपको एक सेकंड में पकड़ लेंगे इन चीजों के ऊपर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा सर, जैसे बहुत से कैंडिडेट होते हैं उनकी पर्सनल अचीवमेंट बहुत होती हैं, और जो फॉर्म भरा जाएगा वहाँ पे उनका, उस फॉर्म में भी पर्सनल अचीवमेंट का कॉलम होता है, तो क्या पर्सनल अचीवमेंट वहाँ पे फॉर्म में डालना नेगेटिव है पॉजिटिव है? नहीं, जो आपके पास अचीवमेंट है उसको आप दिखाइए, बताइए कि हमारे पास है, और उसके बारे में आप इंटरव्यू से पहले उसके बारे में कुछ सोच करके भी जाइए, हमसे क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसकी तैयारी भी रखिए। तो ये पॉजिटिव मैसेज देगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ और भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या कोई और चीज में भी आपकी जानकारी अच्छी है, जो उस संस्थान के लिए, शिक्षण संस्थान के लिए फायदा होगा, बच्चों के लिए फायदा होगा, या आपके पर्सनालिटी के लिए खुद ही फायदा तो ही है। रीजन क्या है देखो इस क्वेश्चन का पूछने का रीजन ये है कि बाय चांस आपने अपने अचीवमेंट में लिखा कि मैं बहुत अच्छा प्लेयर हूँ क्रिकेट का, है ना, और या मैंने यहाँ पे या इस लेवल पे मैंने ये मेडल लिया हुआ है किसी गेम के अंदर। आप इंटरव्यू के अंदर जा रहे हैं, आप अपना अचीवमेंट में उसको दिखा रहे हैं, और जब आपसे कोई क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा गया तो फिर आप अगर आंसर नहीं दे पाते हैं तो वो गलत मैसेज देगा। तो जो अचीवमेंट है उसकी खुद प्रिपरेशन करके जाइए। उसके बारे में जानकारी करंट अफेयर्स में, या करंट जो आपका गेम्स है या कोई डिबेट है या कोई चीज है उसके बारे में जरूर, करंटली क्या है उसके बारे में न्यूज, उसको जरूर जान के जाइए। इंपॉर्टेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ इंटरव्यू के अंदर, जैसे आप अपना बायोडाटा भरते हैं तो आप ये मान के चलिए आप बायोडाटा नहीं भर रहे हैं, आप एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं अपने लिए, अपनी जानकारी दे रहे हैं, आप खुद क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं उनको कि आप मेरे से क्या क्या पूछिए, और फिर अगर आप उसी जो आपके लिखे हुए क्वेश्चंस को ही आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो वो आपके लिए कमजोरी होगी, कमजोरी हो जाएगी। इसलिए उसके बारे में तैयारी पूरी रखें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा सर बैकग्राउंड के ऊपर कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है हमसे कि सर कुछ बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ इंग्लिश बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किसी की लैंग्वेज हरियाणा टोन की है, किसी की बंगाल टोन की है। सर एक ये गलत मैसेज मतलब जाता है लोगों के पास, पता नहीं कहां से जाता है, कि अपनी टोन को छुपाइए वहां जाके। सर क्या पॉसिबल टोन छुपाना या टोन छुपाना ये सही है वहां पे? नहीं, एक तो है कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएं तो किसी चीज को छुपाइए मत, क्योंकि छुपाने में आपका दिमाग एक तरफ चला जाएगा तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा नहीं होगा। आप अपने नेचुरल फ्लो में जैसे रहिए, जिस टोन में है उस टोन में रहिए। और दूसरी चीज की बाइलिंगुअल तो आपको बढ़िया होना ही चाहिए, हिंदी इंग्लिश। बाकी लोकल लैंग्वेज में अगर आपसे कोई चीज पूछी जाती है तो उसके बारे में स्पष्ट बताइए, और ऐसा कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। रीजन क्या है, बाई चांस जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं उनकी हरियाणा टोन है ना, वो इंटरव्यू में जा रहे हैं, भले वो इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं या हिंदी में आंसर दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनकी टोन उसके अंदर रिफ्लेक्ट होती है, टोन पता चल जाती है। बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि अपनी टोन छुपाइए, टोन छुपाने की जरूरत नहीं है। देखिए आप नेचुरल जो भी है आप, क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, स्पष्ट रहिए उसमें। आपसे अगर लोकल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा तो आप लोकल लैंग्वेज में आंसर दीजिए। बिल्कुल हो सकता है उसमें कोई बोर्ड मेंबर्स लोकल लैंग्वेज के जानकार हो, आप उसमें पूछेंगे। वो ये देखना चाहते हो कि आप अपनी लोकल लैंग्वेज जिसको बोल रहे हैं उसकी भी नॉलेज है या नहीं। हां, उसको आपने छोड़ दिया है अभी है। सही बात है सर। इसी के साथ एक क्वेश्चन रहेगा सर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्पेशली पीआरटीज के लिए। जी। एनई के से जो नॉर्थ ईस्ट है हमारा, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन के लर्नर है सर। जी। ना हिंदी पूरी तरह आती है ना इंग्लिश पूरी तरह आती है। जो टीचर सेलेक्ट हो रहे हैं पीआरटी के, उनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं या उनको आप चेक कर रहे हैं पैनल इंटरव्यू के अंदर, तो सर आप किस तरीके से उनको ये मतलब एक चैलेंज होगा आपके लिए सिलेक्ट करना कि जब वहाँ पे बच्चा ना इंग्लिश अच्छी तरह जाना ना हिंदी अच्छी तरह जाना, तो वो क्या पैरामीटर्स होंगे सर सिलेक्ट करने के उनको? देखिए, ये एक बड़ी समस्या होती है। जो बच्चे हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज बढ़िया से नहीं जानते हैं, तो उनके शिक्षण के लिए, उनको पढ़ाने के लिए आपको एक्टिविटी मेथड मेन लेना पड़ेगा। जब एक्टिविटी मेथड से कहते हैं कि वो जो एक्टिविटी जब आप करते हैं तो वो एक संकेत होता है, तो आप एक्टिविटी से उनको प्ले वे मेथड से, गेम्स के मेथड से या जिस भी माध्यम से उनको क्रिया करके बताइए, तो क्रिया करते हुए वो समझ जाएंगे किसका अर्थ ये है और वो समझ लेंगे आसानी से। तो मेन चीज है उनको स्ट्रक्चरल और एक्टिविटी मेथड से पढ़ाइए, तो बच्चे जो कमजोरी है लैंग्वेज की वो खत्म हो जाती है और बच्चों को चीज समझ में आएगी। एक्चुअली इस क्वेश्चन को पीछे मतलब पूछने के पीछे मेन रीजन क्या था ये समझाना था आप लोगों को। जैसे एक कैंडिडेट है वो बाई चांस उड़ीसा पोस्टिंग जाता है, उड़ीसा पोस्टिंग जाने के बाद फर्स्ट क्लास उनको पढ़ाने के लिए मिलती है, और फर्स्ट क्लास में बच्चा जो आ रहा है वो सिर्फ उड़िया लैंग्वेज जानता है, वो हिंदी नहीं जानता, इंग्लिश नहीं जानता। आपने उसको पढ़ाना है और समझाना है और अपनी बात को कन्वे करना है, और इसी चीज को माइंड में रखते हुए जो आपका इंटरव्यू होता है